All right, students. My name is Ritesh Daya. I am a BTech from IIT Delhi and इसी के साथ साथ मैं कोटा में स्टूडेंट्स को नीट और IIT JEE के लिए फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ. नाउ इन वीडियोस के थ्रू हम आपके लिए कर रहे हैं एक क्रैश कोर्स अपना 45 आवर्स के आसपास होएगा और हमारे इंटेंशन, हमारा टारगेट ये है कि आपका नीट का पूरा सिलेबस आपके एग्जाम से पहले कवर हो जाए इन सच अ वे कि आपके एटलीस्ट 150-160 का टारगेट जो आपका नीट में फिजिक्स में आपको जो मार्क्स चाहिए वो अचीव हो जाए. राइट. सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट, इसको चालू करने से पहले सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स के, सारे स्टूडेंट्स के जिनसे भी मेरी बात होती है, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि सर अब ये बताओ आखिरी के 3 महीने 4 महीने 2 महीने बचे हैं, मुझे अपने चैप्टर पढ़ने कैसे चाहिए, पहले मैं कौन से पढ़ूँ बाद में कौन से पढ़ूँ, बिकॉज रिविजन करते हुए भी उनको ये प्रायोरिटी सेट करना मुश्किल होता है. एंड देयर आर टाइम्स इस एरिया में स्टूडेंट्स के बीच में बहुत गलत धारणाएं हैं और उस चक्कर में वो आखिरी के अपना 1 महीना 2 महीने या 3 महीना जितना भी टाइम आपके पास बचा है वो टाइम अच्छे से यूटिलाइज ना करके उसको वेस्ट कर देते हैं. ना यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करने की. हार्ड वर्क तो आपने करना ही है. उस हार्ड वर्क को करने से पहले अगर हमने स्मार्टली थोड़ा सा अपने आप को प्लान कर लिया, ये देख लिया कि कौन सी चीज़ मुझे कब टारगेट करनी है, मुझे किस ऑर्डर में पढ़नी है, क्या पहले पढ़ के क्या बाद में पढ़ के मेरा स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा, उस बेसिस पे हमने स्मार्ट वर्क पहले किया है. मैं आज इस छोटे से सेशन में आपको उसके बारे में बताता हूँ कि आपको क्रैश कोर्स में अपने चैप्टर्स पढ़ने कैसे. रिकॉर्डिंग में वी विल प्रोवाइड यू ऑल द चैप्टर्स. तो इस रिकॉर्डिंग में आपको इस सेशन के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको किस ऑर्डर में करना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ. तो सबसे पहले ये कि चैप्टर्स को डिवाइड करने के लिए दीज आर द 3 पैरामीटर. अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं. अपना पहला पैरामीटर है विच सेज लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चैप्टर्स. अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि या तो वो सबसे छोटे छोटे चैप्टर पहले निपटा लेंगे, ये स्टार्ट करते हैं, या फिर वो ये करते हैं कि सबसे बड़े बड़े चैप्टर वो शुरू में ले लेते हैं. या उससे गड़बड़ ये होती है कि अगर लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे कि अगर आपने बड़े बड़े चैप्टर जैसे फॉर एग्जांपल रे ऑप्टिक्स हो गया या इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया वो शुरू में कर लिया, तो कुछ दिनों बाद ये ऐसा एहसास होने लगता है कि मेरा तो एक ही चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इतना सारा अभी बाकी है, वो सब मेरा कब होएगा. वहाँ पे जब स्टूडेंट्स को गड़बड़ लगती है और उस चक्कर में उनका सारा प्लान हिल जाता है. तो सबसे पहला पैरामीटर, 3 पैरामीटर्स पे हम इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं. सबसे पहला अपना पैरामीटर है कि आपकी लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी चैप्टर्स की क्या है. दूसरा पैरामीटर है वो है आपका फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन. इसका मतलब ये है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस बेसिस पे, हम पिछले 10 साल 20 साल 30 साल के अगर सवाल देखेंगे तो उन 30 साल में या 40 साल के सवालों में उस चैप्टर की क्या फ्रीक्वेंसी है कि उसके किस फ्रीक्वेंसी से सवाल आए. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है इलास्टिसिटी, ठीक है, या फिर सरफेस टेंशन. हर साल इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन का ज़रूरी नहीं है कि सवाल आए. विस्कोसिटी है, कई बार आता है, कई 4 साल 5 साल में एक बार सवाल आता है, कई बार उसका सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाता है. तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के से पहले हमें देखना होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं. थर्ड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अपने लिए कॉम्प्लेक्सिटी एंड ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो हमें देखना है कि उस सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसका जो फाइनली सवाल आएगा वो एग्जाम हॉल में कितना आपका टाइम खाएगा, उसको सॉल्व करने में कितना आपको टाइम लगेगा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसका आपको ध्यान रखना है. हालांकि फॉर एग्जाम्पल जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल आएगा, सवाल उसका मुश्किल नहीं होता है लेकिन कैलकुलेशन उसका टाइम खाता है. कैपेसिटेंस का अगर एनर्जी वाला सवाल आ गया, अगर आपका हीट थर्मल एक्सपेंशन में, थर्मल फिजिक्स में हीट कैलोरीमेट्री या उसका सवाल आ गया तो कई बार वो आपका टाइम खा जाता है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. हीट ट्रांसफ़र का कैलकुलेशन सवाल आ गया वो टाइम लेगा. तो ऐसी चीज़ों को हम थोड़ी उसमें बाद में करेंगे. तो इनके बेसिस पे, इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने अपने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. वो है अपने ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे जोन की बात करें तो ये अपना ग्रीन जोन के चैप्टर्स हैं. नाउ ग्रीन जोन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रखा है आपके लिए बेसिक मैथ्स और ग्राफ थ्योरी. नाउ एज इज देखेंगे तो बेसिक मैथ्स पे आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पे, ट्रिग्नोमेट्री पे कोई सवाल आता नहीं है, लेकिन बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए. अगर बेसिक मैथ्स नहीं आता, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आपको डाउट लगता है तो उस केस में हमेशा अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो रहता है. लगता है हाँ नहीं आता मेरे को, अगर अच्छा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना पड़ गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं साइन 90 प्लस थीटा आ गया, साइन 180 माइनस थीटा आ गया, तो वहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं. तो आपको सबसे पहले बेसिक
बेसिक मैथ्स अपना फटाफट क्लियर कर लेना है, उसमें कोई डाउट आपका होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे ग्राफ थ्योरी की। नाउ ग्राफ थ्योरी नीट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिटेल ग्राफ नहीं पूछे जाते हैं, पर एट द सेम टाइम काइनेमेटिक्स में और थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ के सवाल बहुत अनकॉमन नहीं है। और अगर आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आते हैं, सो वी विल कवर दिस, मैं आपको ये चीज़ें भी सिखाऊंगा। तो हम फटाफट ये ग्राफ थ्योरी पे ओवरव्यू कर लेंगे कि y इज इक्वल टू एम एक्स या पैराबोलिक वो कैसा होएगा, हाइपरबोलिक कैसा होएगा, पीवी ग्राफ जो बनता है आपका वह हाइपरबोलिक ग्राफ क्यों बनता है आपके आइसोथर्मल के लिए, बाकी वो सारे ग्राफ मैं आपको फटाफट यहाँ पे कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट हमने ग्रीन जोन में रखा है यूनिट एंड डायमेंशन। ना अगर यूनिट डायमेंशन प्लस इसी में अगर हम इसी के साथ साथ एरर्स भी ऐड कर लें तो यूनिट डायमेंशन और एरर का 2 सवाल पक्का आएंगे। एक सवाल यूनिट डायमेंशन का आएगा, एक आपका एरर का आएगा। यूजुअली यूनिट डायमेंशन को लोग इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं बड़ा बोरिंग चैप्टर है, बिकॉज यूनिट डायमेंशन में आपका पूरा फिजिक्स रिवाइज होता है। यूनिट डायमेंशन की जब हम बात करेंगे वहीं पे मैं आपसे पूछूंगा अच्छा ये बताओ रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या होगी, डायपोल मोमेंट की डायमेंशन क्या होगी। स्टूडेंट वहाँ पे अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं, वो कहते हैं जब मैं चैप्टर पढ़ लूंगा या मैं पढ़ लूंगी तब तो मुझे आ ही जाएगा, अभी नहीं आता है। यहाँ पे लोग गड़बड़ कर जाते हैं और आपके नीट के एग्जाम में अक्सर आपसे सीधा सीधा सिर्फ डायमेंशंस पूछ लेते हैं। जैसे 2019 के सवाल 19 का आपका फिजिक्स का सवाल था, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इस बात का जवाब देना था कि आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसके डायमेंशंस क्या होंगे। 2020 के एग्जाम में हमसे पूछ लिया गया कि आप बस ये बता दो कि क्या आपको स्ट्रेस के डायमेंशंस पता है। एक नंबर का एक सवाल जो था 4 नंबर है, वो इजीली सबसे इजीली अगर कहीं नंबर आ सकते हैं तो यूनिट डायमेंशन पे आ सकते हैं, ठीक है। सो उस पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ऑलराइट, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे वेक्टर्स पे। तो वेक्टर्स का चैप्टर है, बहुत मुश्किल चैप्टर कतई नहीं है, आपको वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। स्केलर है, वेक्टर है, क्या फ़र्क है उनमें। वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ये अगर करना आपको आता है तो चैप्टर बहुत आसान है। लेकिन इस वेक्टर के चैप्टर से एक सवाल आपका नीट में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आपको वेक्टर्स के फटाफट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं और वेक्टर के सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये अगर आपकी हो रखी है तो एक सवाल यहाँ पे आपका फटाफट आएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, आपका सर्कुलर मोशन इंक्लूडिंग आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों हमने यहाँ पे लिख लिए, और उसी के साथ साथ रिलेटिव मोशन। नाउ इससे काइनेमेटिक्स से देखेंगे तो 3 सवाल पक्के हैं जो आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 तो मिनिमम है, 4 भी आ जाते हैं, तो एवरेज आपका 3 का यहाँ रहेगा। सो काइनेमेटिक्स के 1D 2D सर्कुलर रिलेटिव मिला के कम से कम 3 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मूले ज़्यादा नहीं है, और कई बार तो आपसे बहुत ही बेसिक सी जो डेरिवेशन या बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले जो हम करते हैं वो ही पूछ लिए गए कि एवरेज स्पीड बताओ V1 V2 V3 वाले 3 सिचुएशन देके। तो आपको वो डायरेक्ट जो छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान रखने हैं और सवालों की प्रैक्टिस करनी है। तो इस एरिया में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, इसके सिर्फ सवाल प्रैक्टिस करके आपके 3 सवाल फटाफट सही हो सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम ग्रीन जोन में बात करेंगे आपके एनएलएम, फ्रिक्शन और वर्क बाय एनर्जी की, एंड दिस इज हाउ यू शुड प्रैक्टिस फॉर ए फाइनल एग्जाम। एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क बाय एनर्जी से कम 2 सवाल पक्का हैं, 3 भी आ सकते हैं। एनएलएम और फ्रिक्शन से 1 सवाल, वर्क बाय एनर्जी से 1 सवाल, कई बार उसके 2 भी आ जाते हैं। तो 3 तो मिनिमम है, 4 भी आपके यहाँ पे सवाल आ जाते हैं। तो ये भी हमने इसको ग्रीन जोन में रखा है। नेक्स्ट उसके बाद मैंने ग्रीन जोन में रखा है यहाँ पे केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स। नाउ इसको अगर देखोगे केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, कई लोग कहते हैं सर इसको ग्रीन जोन में क्यों रखा है, दिस शुड बी इन ऑरेंज जोन, या ऑरेंज जोन में होना चाहिए। नाउ केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स का अगर आपका सवाल आएगा तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं या फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी कैलकुलेशन लंबी होगी, वो आपको एग्जाम पेपर देते हुए जज और इवेलुएट करना होगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले। इसको ग्रीन जोन में रखने का रीजन ये है कि सेम ये 2 चैप्टर जो हैं आपके केटीजी, आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों चैप्टर आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी आता है, एग्जैक्ट वो की वही चीज़ आप फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिजिक्स में पढ़ने के बाद आपके केमिस्ट्री में नंबर और केमिस्ट्री में पढ़ने के बाद फिजिक्स में भी नंबर आ जाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा जो डिफरेंस है थर्मोफिजिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में, वो वर्क डन के साइन का फ़र्क है, उसका आप अगर ध्यान रख लेंगे सो आपके यहाँ पे 4 नंबर पक्का हो जाएंगे कि ये मेरे 4 नंबर आ गए इसके। 1 सवाल केटीजी से, 1 सवाल थर्मोडायनेमिक्स से अक्सर आ जाता है, तो 2 सवाल ही 8 सवाल, 8 नंबर का सवाल है यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद हमने रखा है यहाँ पे, मैंने रखा है यहाँ पे एसएचएम, वेव्स और साउंड को।
नाउ अगर इन तीनों को देखेंगे, एसएचएम, वेव्स और साउंड, तीनों के चैप्टर, तीनों एरिया जो है ये बड़े बड़े चैप्टर लगते हैं। लेकिन इस चैप्टर को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये तीनों आप बहुत छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर सकते हैं कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी दी हुई है, आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड बताओ या ओमेगा बताओ या टाइम पीरियड बताओ। इस तरह के आपके नीट के एग्जाम में अक्सर सवाल पूछे गए हैं जो कि टाइम बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो इसके चैप्टर बहुत लंबा है लेकिन इसके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कई सारे टॉपिक हैं, आई एग्री, पर ये उन सारे टॉपिक्स को अगर आप इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ेंगे तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक इसमें टॉपिक है स्प्रिंग पेंडुलम, एक टॉपिक है आपका बीट्स हो गया या फिर आपका सिंपल पेंडुलम हो गया। सिंपल पेंडुलम का आपको अगर फॉर्मूला आता है, आपने उसके कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर रखी है तो फटाफट 4 नंबर आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। सो इसलिए इसको मैंने ग्रीन जोन में रखा है। ग्रीन जोन का मतलब इसको आप पहले प्रैक्टिस करेंगे, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो एग्जाम हॉल से पहले आपको एक कॉन्फिडेंस होगा भाई इतने सवाल तो मेरे सही होंगे। लास्ट चैप्टर आपके 11th के ग्रीन जोन में विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के 2 सवाल हमेशा आते हैं आपके नीट के एग्जाम में। तो ग्रेविटेशन है उसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो आपका जी का वेरिएशन और वो मोशन सेटेलाइट वो सारा आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपका प्लानिटरी मोशन केपलर थर्ड लॉ वाला वो सिनेरियो आ जाएगा। 2 सवाल इसके पक्का आते हैं, ठीक है। सो इसको आपको ध्यान रखना है। ये ग्रीन जोन है, इनको टोटल आप करेंगे तो 17 to 19 क्वेश्चन आपके पक्का है, गारंटी है, जो इस वाले ग्रीन जोन से 11 के ग्रीन जोन से अपने आने वाले हैं। राइट, नेक्स्ट उसके बाद करते हैं ग्रीन जोन अपना 12th का कौन सा होगा ना। 12th में हमने जो चैप्टर्स को रखा है उसमें सबसे पहले है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अपना बाकी सारे चैप्टर्स के इंडिपेंडेंट है। अगर आपको और कुछ आता है नहीं आता है इलेक्ट्रिक करंट का, उससे कोई लेना देना नहीं है। सर्किट सॉल्व करना आपको आना चाहिए और एट द सेम टाइम आपको अगर ये पता है कि भाई सर्किट मैंने ऐसे सॉल्व करना है, वोल्ट मीटर मेरे को पैरेलल में लगाना है, एमीटर मेरे को सीरीज में लगाना है, मीटर ब्रिज, पोटेंशियो ब्रिज अगर आपको एक यूज़ करना आता है, इनके फॉर्मूले पता है, प्रैक्टिस कर रखिए सवाल, तो आपके 4 नंबर पक्का हैं। कई बार इसके 2 सवाल भी आ जाते हैं तो 8 नंबर आपके हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद है एमईसी और मैग्नेटिज्म। नाउ एमईसी का चैप्टर अगेन फिर लंबा चैप्टर है, पर उसको अगर आप सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो उसके 2-3 पार्ट में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं और वो सारे टॉपिक उसके मुश्किल नहीं है। कॉमन थोड़ी सी बायोट सेवर्ट लॉ सीख लेंगे, थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एमईसी का भी आपका 1 सवाल या 2 सवाल जो आएंगे वो आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट उसमें मैग्नेटिज्म थ्योरेटिकल सेक्शन है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज़्यादा लंबे उसमें फॉर्मूले नहीं है, आपको कुछ चीज़ों का बस ध्यान रखना है, वो अगर आपको याद है तो 4 नंबर इसमें आ जाएंगे आपके। उसके बाद बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के 2 सवाल एग्जाम में पक्का आपको देखने को मिलेंगे। सवाल आते हैं या तो आपका वाईडीएससी से, दूसरा सवाल आएगा आपका डिफरेंशिएशन या फिर पोलराइजेशन से। दोनों में ही आपके फॉर्मूलेज हैं जो आपको ध्यान रख ना। इसमें थोड़े से फॉर्मूले कई बार स्टूडेंट्स को ज़्यादा लगते हैं, बट अगर आपने सवाल की प्रैक्टिस कर रखी है तो वो फॉर्मूले आपके डीएनए का पार्ट बन जाते हैं। आपको रात को 2 बजे भी अगर मैं उठा के पूछूं बेटा आपकी जो फ्रिंज विड्थ है या आपकी एंगुलर फ्रिंज जो बनती है उसकी विड्थ का एंगल बताओ कितना होगा, फटाफट अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, फॉर्मूले बताएं, अप्लाई करें, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो चैप्टर आपका लंबा नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। राइट, नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे बेटा यहाँ पे ग्रीन जोन में मैंने रखा है मॉडर्न फिजिक्स को। ना मॉडर्न फिजिक्स के जो आपके चैप्टर्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी। नाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में से एक चैप्टर है उसके बारे में अच्छी बात यह है कि वही चैप्टर आपका कॉमन है फिजिक्स में और आपका केमिस्ट्री में। तो अगर आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है एग्जैक्ट वो का वही विद नो चेंज, आपको वही सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट दैट मीन्स इज कि फिजिक्स में अगर कर लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री में भी हो जाएगा। तो इसका डुअल बेनिफिट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को हमें सबसे पहले करना है। उसके बाद जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी, वो सारे चैप्टर्स अपने आसान से छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। मैं इसको ऐसे देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसे जब हम रेगुलर क्लास में पढ़ाते हैं मैक्सिमम 1.5-2 क्लास का चैप्टर है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। हालांकि मैटर वेव्स चैप्टर ही आधे घंटे का है रेगुलर क्लास में, तो उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, इक्वेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको सवालों की बस प्रैक्टिस करनी है। सिमिलरली न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी है, कुछ फॉर्मूले हैं उनमें, आपको उनका ध्यान रखना है और फॉर्मूला बेस आपको सवाल वहाँ देखने को मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, थ्योरेटिकल बेस सवाल भी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं पहले निपटा लेना चाहिए, दैट इज़ वाई ये आपका ग्रीन जोन में है। उसके बाद ईएम वेव्स है। ईएम वेव्स का बहुत ही आसान सा सेक्शन है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स ऐसे ऐसे जा रही हैं, वो सारी कहानी हम करेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। और इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस अक्सर सवाल आते हैं, कभी कभी इसमें कैलकुलेशन भी आ जाती है, मुश्किल कतई नहीं है चैप्टर। ठीक है, टाइम भी बिल्कुल नहीं लेगा ये।
तो ये चैप्टर अगर देखेंगे तो इसके अगर मैं एवरेज निकालूं तो 18 सवाल इसके और 13 सवाल इसके, विच मीन्स 31 क्वेश्चन तो आपके ग्रीन जोन में यहाँ पे हो जाएंगे और इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ 31 क्वेश्चन का मतलब ये कि 120 नंबर का अरेंजमेंट, उसका जुगाड़ तो यहाँ अपना हो गया, उसको करने में आपको 1/3 टाइम लगेगा टोटल जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है उसका। ठीक है, सो ये सेक्शन आपने सबसे पहले करना है। नाउ इसके बाद चलते हैं ऑरेंज जोन में। ऑरेंज जोन में 11th में बात करें तो मैंने यहाँ ऑरेंज जोन में रखा हुआ है आपके थर्मल फिजिक्स को। थर्मल फिजिक्स में जो चैप्टर्स हैं कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, ये सारे चैप्टर्स जो हैं इनको ऑरेंज जोन में रखने का रीज़न ये है कि इनके सवाल प्रैक्टिस करने में टाइम ज़्यादा लगता है और क्योंकि इसका बाकी और किसी से लेना देना नहीं है तो बहुत बार स्टूडेंट्स आउट ऑफ प्रैक्टिस होते हैं। आज आपने पढ़ लिया और उसको आप फिर ध्यान नहीं दिया तो उसके बाद आप इसको भूल जाते हैं, टेंडेंसी ऐसी होती है। तो इसको हमने ऑरेंज जोन में रखा है। तो पहले ग्रीन जोन निपटाएंगे, उसके बाद हम ऑरेंज जोन वाली कहानी करेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी है। इसको यहाँ रखने का रीज़न ये है कि इनके सवाल की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। अगर सवाल आते भी हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाते हैं। इलास्टिसिटी में कई बार कैलकुलेशन वाला भी आया हुआ है बट उसमें फॉर्मूला बेस्ड भी पूछ लेते हैं आपसे। सरफेस टेंशन में पूछ लिया बबल है या फिर आपका ड्रॉप है, उसका एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला बताओ। विस्कोसिटी में पूछ लिया, डायमेंशन पूछ लिए थे एक बार तो आपसे कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन बता दो। तो सवाल आसान हो जाते हैं पर कई बार कैलकुलेशन भी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको ऑरेंज जोन में रखा है। तो पहले ग्रीन जोन वाली चीज़ें निपटा के फिर हम ऑरेंज जोन में आएंगे। 12th के ऑरेंज जोन के जो अपने चैप्टर हैं वो है आपका कैपेसिटेंस, एसी और ईएमआई। नाउ इसके सवाल होते हैं कैपेसिटेंस के, एक सवाल मिनिमम है, 2 भी आ जाते हैं इसके। कैपेसिटेंस का सवाल अगर तो डायरेक्ट कैपेसिटेंस या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है, थ्योरेटिकल सवाल है तो आसान होएगा, पर इसमें कई बार कैलकुलेशन वाले सवाल भी आ जाते हैं जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। सेम ईएमआई और एसी में भी है कि कई बार कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। सो इफ़ दैट इज़ द केस इसको हम ऑरेंज जोन में रखेंगे कि इसमें कई बार टाइम ज़्यादा लग सकता है, आपका प्रैक्टिस करनी होगी सिर्फ क्वेश्चंस की, तो इसको हम थोड़े दिन बाद करेंगे। हालांकि ये अपना ऑरेंज जोन है। उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट्स को रखा हुआ है, तो सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट ग्रीन जोन करने के बाद हम ऑरेंज जोन में प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि नेक्स्ट यहाँ पे हमने रखे हैं या मैंने रखा है आपके लिए रेड जोन। रेड जोन ये वाले चैप्टर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनके सवाल नहीं आएंगे, मैं कतई नहीं कह रहा हूँ इनको आप करके भी नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि पहले अगर आपके पास 30 दिन का टाइम है, 40 दिन का, 90 दिन का, जो भी टाइम है, पहले हाफ टाइम में आप ये निपटा लें, उसके बाद आप इन पे टाइम लगाएं। फॉर द सिंपल रीज़न ये चैप्टर्स आपके लंबे हैं और ये चैप्टर्स आपके फॉर्मूला हैवी हैं। फॉर्मूला हैवी से मतलब है कि इसमें ढेरों की तादाद में फॉर्मूले भरे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर मास हो गया, रोटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं इसमें और चैप्टर्स भी लंबे लंबे। रेगुलर क्लास में जब हम करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और रे ऑप्टिक्स कम से कम 17-18 क्लासेस दोनों में इंडिविजुअली लगते हैं। तो 17-18 इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कई बार 20 भी हो जाता है, 17-18 आपके रे ऑप्टिक्स में। ना इतनी क्लासेस का अगर आप मान लीजिए वो इसको एंड में प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम हॉल में जाने से जस्ट पहले अगर आपने इसके फॉर्मूले प्रैक्टिस किए हुए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो ये आप भूलेंगे नहीं, इनकी प्रैक्टिस आपकी रहेगी। ठीक है, सिमिलरली सेंटर मास, रोटेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पता नहीं कितनी चीज़ों के निकालते हैं वो। हाँ, पहाड़ से सामान फेंकते हैं, पहले कौन पहुंचेगा, जो पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होएगा, इस तरह की जो बातें करते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन, वो सारी चीज़ें हम एंड में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसको हमने रेड जोन में रखा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम डिवाइड एंड रूल करके स्मार्टली काम करके फिर उसके बाद हार्ड वर्क करेंगे तो आप आराम से 150, 160, 170 की रेंज में नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना अपने को। फॉर एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए दिस व्हाट आई से टू एवरीबडी इन माई क्लास, मैं बात अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि बेटा एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है आपके फॉर्मूले आपको याद होने होंगे। कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर है, फॉर्मूले नहीं याद है, मुझे पता तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, लेकिन मैं किसी भी चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे याद नहीं है, स्फेयर सॉलिड कौन सा, हॉलो कौन सा, उनके मैं अप्लाई नहीं कर सकता, सवाल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसके फॉर्मूले याद नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद तीसरी चीज़ आएगी आपकी जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपकी बाकी दोनों के बिना हो नहीं सकती। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है, फॉर्मूले आपको याद नहीं है, तो प्रैक्टिस क्या करोगे। तो इन 3 चीज़ों को आपने इन ऑर्डर में करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके फॉर्मूले याद हो, उसके बाद सवाल आपने प्रैक्टिस करना है। ये तीनों का रखें तो आप आराम से 150, 160, 170 की रेंज में, और मैं 180 भी बोलना चाहता हूँ बट मैं 5-10 नंबर का मार्जिन रख रहा हूँ सो दैट इवन यू विल बी ओके कि 1-2 सवाल अगर छूट गया, गलत हो गए तो भी ज़्यादा दुख नहीं होगा। ठीक है, तो हम उस रेंज में यहाँ पे बात कर रहे हैं।
ऑलराइट, आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आई और इसी ऑर्डर में अब हम अपना क्रैश कोर्स प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो लेक्चर तो आपको यहाँ सारे मिलेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा आप इसको देखने का ऑर्डर ये वाला रखें। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट के बेसिस पे फिर आप अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं कि मैंने ग्रीन जोन पहले निपटा लिए। ग्रीन जोन मतलब 120 नंबर मुझे लग रहा है मेरे आराम से आ जाएंगे, बाकी छोड़ना नहीं है। उसके बाद मैंने ऑरेंज जोन भी कर लिया, ऑरेंज जोन हो गया तो आई एम क्लियर कि भैया ऑरेंज जोन मेरा हो गया। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो आपके 10 सवाल और हो गए यहाँ पे, तो ये मेरे नंबर और आ गए। उसके बाद इसको भी प्रैक्टिस करके जाएंगे, ये भी अगर हो गया तो आप 160 की बात कर रहे हैं। आई होप ये बातें मेरी आपको समझ में आई एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। हैप्पी लर्निंग।